हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। इस स्लाइड में हम समझेंगे स्टेट की लेजिस्लेचर किस तरह से काम करती है, उसके सेशंस कैसे बुलाए जाते हैं और क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं समोनिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन बुलाया जाता है तो उसे समोनिंग कहा जाता है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नर सेंट्रल रोल प्ले करता है। गवर्नर ही डिसाइड करते हैं कि सेशन कब और कहाँ होगा। ये पावर उन्हें आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मिलती है। यहाँ पे एक बात याद रखें, गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन से नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही सेशन समन करते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है। रियल पावर लाइज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। समोनिंग का मेन पर्पज होता है स्टेट लेजिस्लेचर को मीट करवाना, जहाँ लॉज बनाए जाते हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन होता है। इस प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाता है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए मैक्सिमम गैप ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन 2 सेशंस। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आखिरी सेशन मार्च में हुआ है तो अगला सेशन सितंबर से पहले ज़रूर होना चाहिए। ये रूल इसलिए रखा गया है ताकि गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर के सामने रेगुलरली आंसर देना पड़े और कोई भी आर्बिट्रेरी रूल या डिसीजन बिना अकाउंटेबिलिटी के ना हो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 3 सेशंस का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हर साल जनरली 3 मेजर सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ये पैटर्न पार्लियामेंट जैसे ही फॉलो किया जाता है स्टेट्स में भी, ताकि गवर्नेंस स्मूथ और बैलेंस्ड बनी रहे। अब हम बात करने वाले हैं एडजॉर्नमेंट के बारे में। तो हो सकता है आपने न्यूज़ में सुना हो हाउस एडजॉर्न टिल टुमारो या हाउस एडजॉर्न सिने डाई। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो एडजॉर्नमेंट मीन्स टेम्पोररी ब्रेक, यानी कि एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है एक टेम्पोररी ब्रेक लेना सेशन के बीच में। जब स्पीकर या चेयरमैन हाउस के प्रोसीडिंग्स को कुछ देर के लिए रोक देते हैं, चाहे कुछ घंटों के लिए या फिर अगले दिन तक, उसे हम कहते हैं हाउस इज एडजॉर्न्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि सेशन खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए सेशन रुक गया है। एडजॉर्नमेंट का डिसीजन स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हाउस कब तक के लिए एडजॉर्न किया जाएगा, लंच ब्रेक के लिए, किसी डिस्टर्बेंस के चलते या डे एंड के बाद अगले दिन के लिए। ये उनकी पावर्स का पार्ट होता है टू मैनेज द हाउस स्मूथली। अब बात करते हैं एडजॉर्नमेंट सिने डाई के बारे में। तो इट मीन्स इनडेफिनिट सस्पेंशन। तो ये एक स्पेशल टर्म है जिसका मतलब है कि हाउस को बिना किसी अगले मीटिंग के डेट के सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कोई फिक्स डेट नहीं होती कि हाउस कब वापस मिलेगा। ये जनरली तब होता है जब सेशन अपना काम पूरा कर चुका होता है, लेकिन गवर्नर ने अभी तक उसे फॉर्मली प्रोरोग नहीं किया होता। तो यहाँ पे याद रखें, एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है एक छोटा ब्रेक, लेकिन एडजॉर्नमेंट सिने डाई का मतलब होता है कि हाउस अभी के लिए इंडेफिनेटली बेंड हो गया है, लेकिन सेशन टेक्निकली अभी भी चल रहा होता है जब तक गवर्नर उसे ऑफिशियली प्रोरोग ना कर दे। तो दोस्तों, एडजॉर्नमेंट चाहे टेम्पोररी हो या सिने डाई, दोनों ही लेजिस्लेचर के टाइम मैनेजमेंट और स्मूथ फंक्शनिंग के इम्पोर्टेंट टूल्स है। इनके थ्रू स्पीकर या चेयरमैन इंश्योर करते हैं कि डिबेट ऑर्डरली हो और ज़रूरत पड़ने पर हाउस को ब्रेक दिया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोरोगेशन के बारे में। तो अक्सर लोग एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो चलिए समझते हैं कि प्रोरोगेशन क्या होता है, कौन करता है और इसका क्या इफेक्ट होता है सेशन पर। तो देखिए, इट मीन्स एंड्स ऑफ ए सेशन फॉर्मली एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नर।
यानी कि प्रोरोगेशन डिक्लेयर करते हैं गवर्नर। जब एक सेशन चल रहा होता है और उसमें कई बार एडजॉर्नमेंट्स हो चुके होते हैं तो सेशन के अंत में गवर्नर फॉर्मली अनाउंस करते हैं कि अब ये पूरा सेशन ख़त्म हो गया है। ये एक ऑफिशियल क्लोजर होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोरोगेशन एडजॉर्नमेंट के बाद होता है। जब स्पीकर या चेयरमैन ने हाउस को एडजॉर्न सिने डाई कर दिया यानी इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया, तब गवर्नर उस सेशन को ऑफिशियली प्रोरोग करते हैं। इससे सेशन का फुल एंड फाइनल एंड हो जाता है। यानी कि प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि अब उस सेशन में कोई भी मीटिंग, डिस्कशन या बिजनेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सब पेंडिंग वर्क ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक बिल्स या नोटिस वापस फाइल करने पड़ते हैं। ये प्रोसेस लेजिस्लेचर के वर्क को एक प्रॉपर एंडिंग देने के लिए होता है। तो दोस्तों, एडजॉर्नमेंट सिर्फ एक टेम्पोररी पोज होता है कुछ देर के लिए, लेकिन प्रोरोगेशन का मतलब है पूरा सेशन ख़त्म। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि एडजॉर्नमेंट स्पीकर करता है जबकि प्रोरोगेशन गवर्नर। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, ये टर्म आपको इलेक्शंस के टाइम न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलता होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और कौन डिसॉल्व होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व, नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसॉल्व की जा सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी होती है जिसका एक फिक्स्ड रोटेशनल रिटायरमेंट सिस्टम होता है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का एक फिक्स टर्म होता है, मैक्सिमम 5 साल, और उस टर्म के एंड में या कभी कभी उससे पहले असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एंड्स हाउस एंड लीड्स टू इलेक्शंस। तो देखिए, जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है इसका सीधा मतलब होता है कि अब नए इलेक्शंस होने वाले हैं। डिसोल्यूशन के बाद पूरी असेंबली डिस्बैंड हो जाती है और नए रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने के लिए पब्लिक वोटिंग होती है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कोर पार्ट है जिससे लोग अपना मैंडेट देते हैं। यहाँ पे ये याद रखें, डिसोल्यूशन का डिसीजन गवर्नर लेते हैं, लेकिन यूजुअली चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। कभी कभी हंग असेंबली, नो कॉन्फिडेंस मोशन या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के केसेज में गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से भी असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसोल्यूशन 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला है ऑटोमेटिकली, यानी जब 5 साल का टर्म खत्म हो जाता है, और दूसरा है अर्ली डिसोल्यूशन, यानी कि जब मिड टर्म में पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल हो जाए। अर्ली डिसोल्यूशन पॉलिटिकल क्राइसिस या इलेक्शन स्ट्रेटेजीज का रिजल्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, डिसोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्टेट असेंबली को रीसेट करता है, नए रिप्रेजेंटेटिव्स, नई गवर्नमेंट और नए गोल्स के साथ। तो इस स्लाइड में हमने सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे बिल स्टेटस ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो बिल्स का क्या होता है। तो चलिए एक एक केस को समझते हैं। यहाँ पे पहला केस है बिल पेंडिंग इन असेंबली लैप्सेज, यानी कि अगर कोई बिल असेंबली में पेंडिंग है और असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो वो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। मतलब उस बिल का वहाँ तक का काम वेस्ट हो गया और अगर उसे फिर से पास करना है तो नई असेंबली में दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है बिल पास्ड बाय असेंबली बट पेंडिंग इन काउंसिल लैप्सेज। तो देखिए, अगर कोई बिल असेंबली से पास हो चुका था लेकिन काउंसिल में अभी भी पेंडिंग था तो भी उस बिल का लैप्स हो जाना तय है। ये इसलिए क्योंकि असेंबली जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसका डिसीजन वैलिड नहीं माना जाता फॉर फर्दर एक्शन। इस केस में भी बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली डज नॉट लैप्स, यानी कि अगर कोई बिल सिर्फ काउंसिल में पेंडिंग है लेकिन असेंबली में अब तक पास ही नहीं हुआ था तो वो बिल लैप्स नहीं होता। अब सवाल आता है क्यों। तो ये इसलिए क्योंकि असेंबली ने उस पर अब तक एक्शन ही नहीं लिया था। जब नई असेंबली आएगी तो उस बिल पर आगे का काम किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज
बट पेंडिंग एसेंट डज नॉट लैप्स। तो देखिए, अगर कोई बिल दोनों हाउसेज यानी असेंबली और काउंसिल से पास हो चुका है लेकिन अभी तक गवर्नर का एसेंट बाकी है तो वो बिल लैप्स नहीं होता, वो अब भी वैलिड है और नए सेशन में एसेंट के लिए फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट केस है बिल रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकॉन्सिडरेशन डज नॉट लैप्स। यानी कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट ने रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया है तो भी वो बिल लैप्स नहीं होता, चाहे असेंबली डिसॉल्व हो गई हो। नई असेंबली उस बिल को रिकॉन्सिडर कर सकती है और फिर से प्रेसिडेंट को भेज सकती है। तो दोस्तों, डिसोल्यूशन के बाद हर बिल का अलग फ्यूचर होता है, कुछ लैप्स हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे हर एक केस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे अदर प्रोविजंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने अभी तक सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और बिल स्टेटस ऑन डिसोल्यूशन को अच्छे से समझ लिया, लेकिन लेजिस्लेचर के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस भी होते हैं जो हर स्टूडेंट और सिटीजन को पता होनी चाहिए। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कोरम, वोटिंग रूल्स, लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर और राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कोरम। तो इसका मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मीटिंग वैलिड हो। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोरम होने चाहिए कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी अगर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 100 है तो मीटिंग चलाने के लिए कम से कम 10 मेंबर्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज नो कोरम देन व्हाट हैपेंस। तो देखिए, अगर कोरम पूरा नहीं होता तो उस कंडीशन में हाउस का बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। स्पीकर या चेयरमैन मीटिंग को तुरंत एडजॉर्न कर देते हैं या उसे पोस्टपोन कर देते हैं जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स वापस प्रेजेंट ना हो जाए। ये रूल इंश्योर करता है कि बिना सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन के कोई डिसीजन ना लिया जाए। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोरम को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब बात करते हैं वोटिंग रूल्स के बारे में। तो देखिए, जब किसी बिल या प्रपोजल पर वोटिंग होती है तो नॉर्मल रूल ये है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने मेंबर्स उस वक्त हाउस में मौजूद है और वोट कर रहे हैं उनमें से जो मेजॉरिटी में हैं उनका डिसीजन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ टाई स्पीकर एंड चेयरमैन हैज कास्टिंग वोट ओनली। तो देखिए, अगर वोटिंग में टाई हो जाता है यानी इक्वल वोट्स इन फेवर और अगेंस्ट, तो उस केस में स्पीकर या चेयरमैन के पास होता है कास्टिंग वोट। इसका मतलब है कि वो एक एक्स्ट्रा वोट देकर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल कंडीशंस में वो वोट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी। तो देखिए, अगर कभी स्पीकर या चेयरमैन को रिमूव करना हो तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। उन्हें रिमूव करने के लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब है एक हायर लेवल ऑफ सपोर्ट, यूजुअली मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये प्रोविज़न उनकी पोजीशन को स्टेबल और इम्पार्शियल बनाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वोटिंग रूल्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता लेकिन लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है, और वो है लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स ऑफिशियल लैंग्वेज में होती है। यानी जिस लैंग्वेज को स्टेट ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, जैसे मराठी इन महाराष्ट्र, बंगाली इन वेस्ट बंगाल, तमिल इन तमिलनाडु, उसका यूज होता है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी यूज अलाउड है।
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, मेंबर कैन स्पीक इन मदर टंग विथ परमिशन। यानी अगर किसी मेंबर की मदर टंग अलग है और वो अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसे भी मना नहीं किया जाता, लेकिन उसके लिए उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है, यानी स्पीकर या चेयरमैन की। ये रूल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है और सभी को अपना पॉइंट एक्सप्रेस करने का इक्वल राइट देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट डिसाइड्स व्हेदर टू कंटिन्यू इंग्लिश बियॉन्ड 15 ईयर्स फ्रॉम द डे ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक इंटरेस्टिंग प्रोविज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 210 के हिसाब से इनिशियली इंग्लिश का यूज़ सिर्फ 15 साल तक होना था कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के बाद, लेकिन हर स्टेट को ये डिसीजन लेने का अधिकार था कि वो इंग्लिश को 15 साल के बाद भी कंटिन्यू करे या नहीं। इसीलिए ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ स्टेट्स ने इंग्लिश को कंटिन्यू रखा है जबकि कुछ ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रेफर किया है। तो दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर में लैंग्वेज के रूल्स फ्लेक्सिबल है, जहां ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और इवन मदर टंग का भी रेस्पेक्टफुल यूज होता है। इन रूल्स का मेन गोल है स्मूथ कम्युनिकेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग और इंक्लूसिविटी। डेमोक्रेसी में भाषा कभी बैरियर नहीं बल्कि एक ब्रिज होती है और ये रूल्स उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं, जो है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। यहाँ पे हम समझेंगे क्या ये लोग हाउस के फुल मेंबर्स होते हैं, क्या ये वोट कर सकते हैं और इनके पार्टिसिपेशन के क्या रूल्स हैं। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल कैन पार्टिसिपेट इन हाउस इवन इफ नॉट मेंबर्स। यानी कि मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल चाहे हाउस के इलेक्टेड मेंबर ना भी हो फिर भी वो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी उन्हें बोलने या अटेंड करने से मना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो देखिए, इन लोगों को हाउस में बोलने का पूरा अधिकार होता है। वो डिबेट्स में अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं और डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनका रोल पॉलिसी मेकिंग और लीगल गाइडेंस देने के लिए होता है और इसीलिए इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन नॉट वोट इफ नॉट ए मेंबर। तो देखिए, अगर मिनिस्टर या एडवोकेट जनरल हाउस के मेंबर नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकते। उनका रोल सिर्फ डिस्कशन तक लिमिटेड होता है। वोटिंग का अधिकार सिर्फ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास होता है। ये प्रोविज़न इंश्योर करता है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग का पावर सिर्फ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के पास हाउस में बोलने और समर्थन देने का पूरा अधिकार होता है, चाहे वो उस वक्त हाउस के मेंबर्स हो या नहीं। लेकिन जब तक वो फॉर्मली मेंबर नहीं बन जाते वो वोट नहीं कर सकते। ये सिस्टम गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।